इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं बनारस इंडिया से हूँ और आप लोग को शायद पता हो कि बनारस बहुत चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन ख़ास तौर से बनारसी पान और बनारसी साड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। तो मुझे बहुत प्राइड है, मैं बनारसी बाबू अपने को कहती हूँ। और मैं शादी के बाद 20 साल करीब रही दुबई में और सऊदी अरेबिया में, और उसके बाद आई केम हियर इन 2008। और मैं सोशल जस्टिस फील्ड में हूँ। हालांकि बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर लाइक सम ऑफ यू, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ फ्रीलांस राइटर। मैं जब दुबई में थी तो मैं वहाँ के एक पेपर के लिए रेगुलरली लिखती थी। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ लिए हैं अपने बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस के भी। लिखना मेरा शौक भी है और अब बिल्कुल पैशन है, क्योंकि पहले तो मैं फीचर्स वगैरह लिखती हूँ। यहाँ पे एक मैगज़ीन है कॉल्ड देसी न्यूज़, आप लोग में से शायद किसी ने कभी उसको देखा हो, तो उसके लिए मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ। और अब मैं सीरियस राइटिंग, मतलब कि मेरी 3 एंथोलॉजीज़ पब्लिश हो चुकी हैं और एक चौथा मैं एंथोलॉजी खुद लिख रही हूँ। तो और आई एम सो ग्लैड कि आप लोग में से कई लोग इंटरेस्टेड हैं बहुत राइटिंग में, खासतौर से जैसे मीता। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है राइटिंग के लिए, तो आपको भी उससे थोड़ा शौक बढ़ेगा लिखने के लिए, ठीक है? तो ये रहा, तो शुरू करें एक प्रेजेंटेशन। मैंने क्या किया कि एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसके अलावा राइटिंग भी है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हमारी तरफ कहते हैं कि खीर का मज़ा खाने में है, बोलने में नहीं है। तो वैसे ही राइटिंग के बारे में लिखना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, वी डू हैव टाइम, और लिख के फिर विल ट्राई एंड शेयर। तो आई होप कि आपके पास अगर कागज़ कलम है, या अगर आप लैपटॉप पे लिखना चाहें, और आप हिंदुस्तानी में लिख सकती हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी आप चाहें लिख लें, बट विल राइट, क्योंकि उसमें एक अलग मज़ा होता है, वो आप खुद देखेंगे राइटिंग एक्सरसाइज करके। सो शुड आई स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन नाउ, हफ्सा? Yes, please. ओके, तो ये है, आई होप एवरीवन कैन सी द स्क्रीन। तो ये प्रेजेंटेशन है द आर्ट ऑफ राइटिंग। सो इसको आप लूजली कह सकते हैं लिखने की कला, जिसको हम लोग, अब मैं बनारस की हूँ तो मेरी बड़ी शुद्ध वो है कि लिखने की कला या लिखने का हुनर जो होता है। और राइटिंग फॉर आवरसेल्व्स एंड अदर्स, तो लिखना दो तरह का होता है। एक हम अपने लिए लिखते हैं, अपने सुकून के लिए, और दूसरा होता है दूसरों के लिए लिखना, जो कि एक प्रोफेशनली राइटिंग होती है। तो दोनों के बारे में एक छोटा सा इजी गाइड है टू द राइटिंग प्रोसेस। तो ये मैंने एजेंडा तैयार किया था, तो जिसमें थे कि इंट्रोडक्शंस हम लोग करेंगे, तो वो एक तरह से हो ही चुका है। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूँगी कि मैं आपसे पूछूंगी कि आप कि कोई एक फेवरेट नॉवेल या फेवरेट ऑथर आपके कौन से हैं। और फिर एक इंट्रोडक्शन है राइटिंग और राइटिंग स्किल्स के लिए, एक कुछ मशवरे हैं, कुछ टिप्स हैं उसके लिए कि कैसे आदमी लिखना शुरू करे। और उसके बाद जैसे मैंने कहा एक राइटिंग एक्सरसाइज है, फीडबैक है, और उसके बाद एक समिंग अप है। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है और मैं वक्त देख रही हूँ, आई थिंक वी कैन मैनेज इट, ठीक है? तो हम लोग ने इंट्रोडक्शंस, तो मैं आपके नाम और आप कहाँ से हैं ये तो मैंने लिख लिया है। अगर बहुत वेरी क्विकली कैन वी जस्ट गो अराउंड, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका या तो कोई फेवरेट नॉवेल आपने पढ़ी हो, या कहानी, या कोई फेवरेट ऑथर। तो मैं जैसे लोग मुझे दिख रहे हैं मैं आपसे पूछती जाऊँगी। तो हफ्सा आप पहले हैं, आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट राइटर या नॉवेल क्या है? अब्दुल्ला हुसैन उदास नस्लें। उदास नस्लें, जी शुक्रिया। तनवीर? कोई तनवीर, चैट में भी बता सकता है, हाँ अगर चैट में कोई भी नहीं बता सकते। बोलना चाह रहा तो चैट में, चैट बॉक्स में बिल्कुल, भी लिख सकता है और वैसे भी बता सकता जी। है। मुझे ना लिखना तो कम ही आता है, लेकिन मैं नमाज पढ़ी थी, मैं प्रॉपर सुन नहीं सकी आपकी ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपका कोई फेवरेट ऑथर है या कोई नॉवेल जो आपने पढ़ी हो, कोई याद हो या किसी ने बताया हो उसके बारे में? नहीं मेरे कोई, मैं सिर्फ अपने शौक से उर्दू में कुरान पाक पढ़ती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, शुक्रिया।
विद्या? तो हेलो। जी, मुझे जय शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा, शुक्रिया। लखनऊ। अच्छा, अब फिर से मेरा ये बदल गया है। मोहिनी आप? मुझे कुछ शौक है शेक्सपियर की नॉवेल्स में। जी। हम लोगों ने कई ड्रामे भी किए उस समय। और द सितारिस्ट रविशंकर के बारे में, because I love to play that instrument also, and I love to listen to his sitars also. Today also, whenever I sit down, यहाँ इंटरनेट पे उनकी सितारे सुनती हूँ, डिफरेंट राग, अला रखा का तबला वगैरह। तो शुक्रिया, यही शुक्रिया चीजों में मोहिनी, शौक है। शुक्रिया। विद्या आप? शेयर्ड। मीता? मीता आप, can you just tell me your favorite novelist or writer? अच्छा, जब तक मीता नहीं आ रही है, सुरजीत आप बताएं। मेरा स्पेसिफिक तो कोई नहीं है, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ YouTube ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਟੀਫਨ ਕੋਵੀ ਦੀਆਂ 7 ਹੈਬਿਟਸ ਫॉर इफेक्टिव पीपल, है ना। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਆ मैं। जी हाँ, बहुत बहुत ही पॉपुलर किताब है वो। शुक्रिया, शुक्रिया। गुलनाज? मुझे काफी सारे राइटर पसंद हैं, बहुत सौ को पढ़ा है। जैसे कुदरतुल्लाह शहाब का शहाबनामा माय फेवरेट, मुमताज मुफ्ती का, और इसके अलावा बानो कुदसिया का राजा गैद, और सादत हसन मंटू के बहुत जबरदस्त और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की उनकी वो है राइटिंग। बिल्कुल। और अलॉट ऑफ हैं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन और इसके अलावा मुझे जासूसी नावल बहुत पसंद थे। इब्ने सफी के बहुत सारे नावल पढ़े हैं मैंने, और बहुत सारे थे वो बचपन की और उसकी, अब भूल गए हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। अमरजीत? जी, हमारी मैंने ग्रेड 10 में पढ़ा था शहाबनामा। जी, हमारी एक पंजाबी की बहुत अच्छी नॉवलिस्ट हैं, उनका नाम है दलीप कौर टिवाना जी। वो अभी लास्ट ईयर ही कुछ महीने पहले ही फौत हुई हैं। एंड उनका एक नावल है बहुत अच्छा, एहो हमारा जीवना। दलीप कौर टिवाना जी ने ज़्यादातर औरतों के बारे में लिखा। शी इज़ नोन फॉर लाइक कि औरतों की क्या मुश्किलात होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जो एहो हमारा जीवन है, उसमें एक औरत की कहानी है कि वो कैसे दर बदर कितने लोगों के हाथ से निकलती हुई कैसे उसकी ज़िंदगी वो अपनी बसर करती है। वो उस नावल का नाम है, कभी किसी को टाइम मिले तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ना। उसका जी उसका नाम है एहो हमारा जीवना। थैंक यू जी। थैंक यू। शहाना? जी, मुझे बानो कुदसिया बहुत ज़्यादा पसंद है, और परवीन शाकिर की भी शायरी बहुत शौक से सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। जेकना? I like प्रेमचंद and जासूसी नॉवल मैंने प्रेमचंद की काफी पढ़ी हुई है। मेरी भी, शुक्रिया। रिंटू? जी जी राना जी, मैं सबसे पहले तो शेयर करना चाहूंगी कि मैं अमृता प्रीतम जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो उनका एक नावल जो है पिंजर, वो बहुत मेरे को अजीज है। और बलवंत गार्गी जी का कक्का रेता। बाकी जो मेरे म्यूजिक का जो है रविशंकर जी की ऑटोबायोग्राफी में, क्योंकि मेरा भी म्यूजिक पैशन है, मेरा म्यूजिक प्रोफेशन है। तो मैं सितार में मैंने एमफिल ऐसे किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो उस्ताद लोग हैं, तो उन सब से बहुत मुतासिर हूँ, उनसे मिलती भी रहती हूँ। तो वो उनका म्यूजिक सुनना, उनके बारे में पढ़ना, वो सब अच्छा लगता है।
बहुत बहुत पढ़ा मैं। रोमांटिक नॉवेल्स जो मिल्स एंड बून के थे वो तो बहुत ही पढ़े हैं ना। जी जी जी, अच्छा बहुत पढ़े, शुक्रिया, जसूसी नावल जैसे गुलनाज ने बोला वो भी बहुत पढ़े हैं। थैंक बाकी यू। बाकी चॉइसेस सबकी अपनी अपनी होती हैं। तो रिंतु जी, हमने भी मिल्टन बून के बहुत सारे पढ़े बहुत हैं। पढ़े, बहुत सभी ने पढ़े होंगे जी कॉलेज सभी में। ने टीनेज में बहुत शुक्रिया, पढ़े हैं। जी जी तो जी, बहुत। तो इसलिए बाकी चॉइसेस ये हैं कि रीडिंग की डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो फेवरेट चलता ही रहता है। जी बिल्कुल, थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू। निर्मल। अच्छा, निर्मल नहीं है, बरिंदर। अब बरिंदर जी ने चैट में लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी तो थैंक यू फॉर दैट। और सब अभी अब शायद समीना आई है, समीना तो समीना, आप अपना फेवरेट नॉवेल या ऑथर के बारे में बताएंगी? अच्छा, अभी गालबन शायद आई नहीं है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राइटिंग इज समथिंग, और राइटर्स सबके फ़र्क होते हैं और इतने सारे होते हैं कि उसमें से गिनना बहुत मुश्किल होता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे शॉर्ट स्टोरीज बहुत पसंद है। तो यहाँ एक कनेडियन राइटर है, एलिस मनरो, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा मुझे सादत हसन मंटो और अमृता प्रीतम का, जो मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा है क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन एक और ऑथर है इंडिया की, नयनतारा सहगल, तो वो मुझे बहुत पसंद है। आई रियली लाइक, आई हैव रेड अ लॉट ऑफ हर बुक्स। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और ये है हमारी राइटिंग स्किल्स। तो लिखने का एक ऐसा होता है, लोग कहते हैं अरे सॉरी भाई। रना जी, मैं आगे पढ़ रही थी और मैं म्यूट थी। जी कि बरिंदर कौर जी ने लिखा है, आई मोस्टली रीड स्पिरिचुअल बुक्स रिटन बाय भाई वीर सिंह। आई अच्छा, हैव रीड स्टिलनेस स्पीक्स, मैनी लाइव्स, मैनी मास्टर एंड मैनी मोर। ये उनका था। और विद्या ने लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन एज एंड मूड, बुक की चॉइस भी बदल जाती है। दैट्स ट्रू। बहुत सही लिखा है, शुक्रिया, थैंक यू फॉर रीडिंग दैट आउट, आई कुडंट सी द चैट, थैंक यू। और तो ये है, कहते हैं कि राइटर कौन है भाई, जैसे राइटर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, इट्स अ बिग थिंग। द आंसर इज कि हम सब जो लिखते हैं वो राइटर्स हैं। तो यू, मी, एवरीवन हियर कैन बी अ राइटर। और इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि स्किल्स क्या चाहिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि एक डिज़ायर, एक ख्वाहिश होनी चाहिए भाई लिखने के लिए। और दूसरी होती है फेलिसिटी विद वर्ड्स। आप में से कुछ होंगे जो सोचते हैं और वो चीज़ आपके सामने एक सेंटेंस की तरह आती है, या आपको आसानी लगती है कि आप शब्द का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकें। तो एक फेलिसिटी होती है, एक आसानी होती है अल्फाज यूज़ करने में। तीसरी चीज़ जो एक राइटर के लिए ज़रूरी होती है, वो है ऑनेस्टी एंड इंट्रोस्पेक्शन। जब हम लिखते हैं तो एक तरह से हम अपनी जो आइडेंटिटी है वो कागज़ कलम पे उतारते हैं, और उसके लिए हमें ऑनेस्ट होना पड़ता है। और ये बात अभी और आगे एक कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊंगी। और इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सोचना, अगर जैसे हम अपने बचपन के बारे में सोचते हैं, तो हम सबके लिए बचपन जो है तो बहुत ही एक इनोसेंट टाइम होता है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो बचपन में कुछ ऐसा होता है जिससे हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो हम उसको थोड़ी और गहराई से देखते हैं कि बचपन में ऐसा क्या हुआ, उसकी क्या इन्फ्लुएंस हुआ, अगर आप और उसको डीप उसमें जाते हैं। तो ये भी अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है और हो सकता है आप प्रोफेशनली लिखना चाहें, तो ऑनेस्टी और इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ है क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो जैसे एक हिंदी में एक लफ्ज़ होता है जिज्ञासा, एक कि भाई मुझे दिलचस्पी है सब चीज़ों में। अब जैसे पैंडेमिक आजकल चल रहा है, हम सब अफेक्टेड हैं उसकी वजह से, राइट? लेकिन अगर आप उसमें गहराई में जाए तो किसी किसी की ज़िंदगी इस कदर अफेक्ट हुआ पैंडेमिक का, उनके शायद पेरेंट्स ख़त्म हो गए हैं, उनके वो बच्चों से दूर हैं। तो बहुत ज़्यादा एम्पैथी हम जब सोचने लगते हैं तो वो एम्पैथी हमें आती है, सबका दुख दर्द महसूस होता है, और वो हमारी राइटिंग में आता है। तो ये चीज़ें होती हैं ज़रूरी। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको ये प्रोग्राम की स्किल्स चाहिए, इसमें ये सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है।
और अगर हम में से कोई प्रोफेशनल राइटिंग करना चाहता है, आई थिंक आई रिमेम्बर जैसे मीता ब्लॉगर हैं, उन्होंने कहा कि वो ब्लॉग लिखती हैं, तो वो जानती होंगी कि वो बहुत हार्ड वर्क होता है, उसमें राइटिंग करिए, फिर उसको रीराइट करिए अपने ऑडियंस के हिसाब से, अपनी राइटिंग को you have to fashion it in a certain way. So it is hard work, professional writing. और ये भी देखा है आप लोग में से कई लोगों ने कहा कि पढ़ने का बहुत शौक है, तो जिसको ज़्यादातर पढ़ने का शौक होता है उसको फिर लिखने का भी शौक होता है. The two are quite intertwined. जो लोग पढ़ते बहुत हैं वो अक्सर कभी जाके फिर लिखते भी हैं. तो ये तो हुआ राइटिंग स्किल्स के बारे में. अब दूसरी बात है कि हम लिखते क्यों हैं, वाई डू वी राइट. फॉर सम पीपल कहेंगे भाई हम तो कभी नहीं लिखते, लेकिन जो कई लोग हैं जो लिखते हैं वो इस वजह से, पहले तो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए लिखते हैं. पहले ज़माने में वी यूज्ड टू हैव पोस्ट कार्ड्स और लेटर्स, हम सब लोग चिट्ठी लिखा करते थे एक दूसरे को, ख़त किताबत करते थे. अब नहीं करते, अब व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेजिंग करते हैं या ईमेल करते हैं. तो बट कम्युनिकेशन के लिए आई थिंक वी राइट फर्स्ट फॉर कम्युनिकेशन. दूसरा शौक के लिए, प्लेजर के लिए, बस अच्छा लगता है आपके दिमाग में 2 लाइन कहीं आ रही है, आपने लिख डाला उसको, वो पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मैंने ये लिखा. तीसरा जो आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है वो थेरेपी के लिए है. आप लोग में से जिक्र किया तो 2-3 लोगों ने कि आप स्पिरिचुअल हीलिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, तो आजकल हॉस्पिटल्स में भी ख़ास तौर से कैंसर थेरेपी में राइटिंग को बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे जो है तो लोगों का एक तरह से दिल अच्छा होता है. अपने ख्वाहिशात, अपनी फीलिंग्स राइट करके हमें एक रिलीफ लगती है, जो कि थेरेपी में बहुत ज़रूरी होती है. तो पीपल ऑल्सो यूज़ राइटिंग फॉर थेरेपी. सम ऑफ अस राइट फॉर मनी, उसमें बहुत पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन कई लोग उससे पूरी अपनी करियर बना सकते हैं और बहुत पैसे भी बना सकते हैं, जिनकी किताबें बहुत पॉपुलर हो जाएं. फिर हम लोग लिखते हैं इन्फॉर्म करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, एजुकेट करने के लिए. मसलन जो साइंटिफिक किताबें लिखी जाती हैं या और जो स्कूल बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो एजुकेशन के पर्पसेस के लिए होती हैं. एक तरह की लिखावट वो भी होती है सॉलिडारिटी और सपोर्ट के लिए. अगर हम किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरे पेरेंट्स बहुत कम उम्र में गुजर गए. अब मैं अगर कोई नावल पढ़ती हूँ जिसमें ऑथर के साथ यही हुआ है, तो वो पढ़ के मुझे बहुत सपोर्ट लगता है. मुझे एक तरह से एक लगता है कि किसी ने मुझे सपोर्ट किया. तो इसलिए भी किताबें इतनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो किसी और का भी रहा है, तो वो पढ़ने से हमें बड़ा हौसला मिलता है, हमें बहुत तसल्ली होती है. और आखिरी हम लोग इसलिए लिखते हैं, एक तो प्लेजर के लिए जैसे मैंने पहले कहा था, लेकिन हम लोग फुलफिलमेंट के लिए, जिसको तसद्दुक कहते हैं, बहुत अंदर से आत्मा जैसे हमारी खुश होती है लिखकर, वो भी एक रीज़न होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न. क्योंकि मुझे जैसे है कि मुझे अगर मैं नहीं लिखूं कुछ दिनों के लिए तो अजीब सा लगता है, जब तक मैं लिख न लूँ मुझे चैन नहीं आता है. तो ये बात है. अब थोड़े से टिप्स मैंने यहाँ इसमें इंक्लूड किया है कि इफ़ यू वांट टू राइट, जैसे आप लोग में से कुछ लोग तो लिखते ही हैं, जो नहीं लिखते हैं या अगर लिखना चाहते हैं तो कुछ टिप्स ये हैं कि राइट फॉर द प्लेजर ऑफ इट. सिर्फ शौक के लिए आप लिखें. आप ये ना सोचें कि ये मेरा राइटिंग स्टाइल बहुत अजीब है, मैंने तो कभी लिखा नहीं, और मेरी ज़ुबान अच्छी नहीं है, आई डोंट नो द वर्ड्स, आई डोंट हैव द लैंग्वेज, और इसको एडिटिंग कैसे करेंगे. आप ये सब बिल्कुल ना सोचें. सिर्फ लिखें. एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग योर वर्ड्स ऑन पेपर. कि आपने कुछ आपके दिमाग में था और आपने उसको कागज़ पे लिखा, तो बहुत खुशी होती है. बस उसी के लिए लिखें. उसके बाद आप एक डायरी लिख सकती हैं, जर्नलिंग जिसको कहते हैं. एक वक्त मुकर्रर कर लें कि भाई मुझे सुबह लिखना है या रात में लिखना है. अपने बिस्तर में जब हम गए तो थोड़ा सा डायरी में लिख दिया और उस पर कायम रहें. स्टिक टू इट. और ऑल्सो सम ऑफ अस कैन कंसिडर राइटिंग अ मेमोआर. आजकल मेमोआर्स लिखना बहुत पॉपुलर हो गया है. जैसे कि मेरी बेटी की बर्थडे थी, और चूँकि उसने कभी अपने नाना नानी को होश में नहीं देखा, वो तो 4 साल की थी जब वो लोग दोनों ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने उसके लिए नाना नानी करके एक मेमोआर लिखा, अपने मेमोरीज लिखे और उसको गिफ्ट किया. तो ये उसको बहुत अच्छा लगा पढ़ के कि नाना नानी ऐसे थे, क्योंकि अपनी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सबके लिए. तो यू कैन राइट दैट. और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
चाइल्डहुड की बातें हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरीज होती हैं, और चीज़ें हम भूल जाते हैं, बचपन नहीं भूलते हैं। तो अगर आप अपने बचपन के बारे में लिखें या जवानी के बारे में लिखें तो वो बहुत आसान होता है उसको लिखना। फिर अगर आपको बहुत और शौक कुछ बढ़ रहा है तो आप एक बुक क्लब बना सकती हैं। हो सकता है मेल्टन्स वुमेन्स काउंसिल में ही एक बुक क्लब हो या राइटिंग क्लब हो। तो उसमें ये होता है कि हम किताबों के बारे में बात करते हैं, और किताबों के बारे में अगर बात किया तो लिखाई भी होती है फिर। और राइटिंग क्लब तो सिर्फ लिखने के लिए होता है, लोग मिलते हैं और एक प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करते हैं कि भाई आज का सब लोग लिखेंगे एक सेंटेंस, ये कि एक दिन ऐसा हुआ। अब उसके बाद सबको लिखना है और बड़ा मज़ा आता है। सब लोग अलग अलग चीज़ें लिखते हैं लेकिन वही सेम स्टार्टिंग लाइन होती है। या आप फिल्म क्लब भी शुरू कर सकते हैं। फिल्म क्लब में ये होता है कि आप फिल्म के बारे में उसकी स्टोरी डिस्कस करें। ये सोचे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये कैरेक्टर कुछ मज़े का नहीं था। ऑल दैट इज़ एसोसिएटेड विद राइटिंग। क्योंकि राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में होते हैं स्टोरी, प्लॉट, कैरेक्टर्स और डायलॉग। और राइटिंग में चाहे वो नॉवेल हो चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, होता है एक बिगनिंग, एक मिडल और एक एंड। वही सब चीज़ें जो फिल्मों में भी होती हैं, और अक्सर कई फिल्में कहानियों पे ही बनती हैं। तो अगर आप ये डिस्कस करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके स्किल्स में इजाफा हो गया। यू आर हाफ वे देयर, यू नो हाउ टू राइट। अगर आपको शॉर्ट स्टोरी लिखने का नहीं तो सिर्फ आप अपनी फीलिंग्स ऐसे ही लिख सकती हैं, उसमें फिर स्टोरी, प्लॉट, कैरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ आप में से अगर कोई रियली सीरियस है कि भाई हमें लिखना सीखना है तो राइटिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी में बहुत फ्री राइटिंग कोर्सेज होते हैं, और जैसे TDSB या पील या जहाँ भी आप हैं उनके अपने जो समर कोर्सेज या विंटर कोर्सेज होते हैं वो ऑफ़र करते हैं राइटिंग कोर्स। वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स पे होते हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र करते हैं। तो अब आप एक वक्त में बस एक कोर्स करके आप देख सकते हैं कि भाई ये अच्छा रहा, वॉज इट यूज़फुल और नॉट, और दिल चाहे तो ना करें। लेकिन राइटिंग क्लब उसमें से जो मेरे पर्सनल वो है, मैंने बहुत सारे राइटिंग क्लब्स ज्वाइन किए थे, दुबई में भी, यहाँ पे भी, और ये बहुत यूज़फुल होता है। इससे आपको फीडबैक भी मिलता है अपनी राइटिंग पे। तो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं, दीज आर सम टिप्स। And we will be moving to the actual, मैंने इसमें एक राइटिंग एक्सरसाइज लिखा है। सो आई होप कि आप सब तैयार हैं राइटिंग एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसमें यह है कि हम अपनी कोई भी चाइल्डहुड मेमोरी, एक मेमोरी कोई भी, या कोई कैरेक्टर, उसमें आप अपने पेरेंट्स के बारे में, या कोई फेवरेट कज़न हो जो बचपन में आपसे बहुत करीब था, या जहाँ आप थे वहाँ उस शहर के बारे में, कोई भी एक चाइल्डहुड मेमोरी हम लोग सब लिखेंगे। और अभी हो रहा है 5:45, सो वी विल राइट फॉर अबाउट 10 minutes। ठीक है। और आप जैसे मैंने कहा, आप इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में आप लिख सकते हैं, और उसको फिर हम लोग, और उस भी चाहें तो वीडियो आप ऑफ कर सकते हैं जैसे इस वक्त भी है। और उसके बाद हम लोग में से जो हिम्मती है मैं तो सभी को इनकरेज करूँगी, लेकिन जिसमें जो लोग पढ़ना चाहें हम लोग उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग कमेंट करेंगे सिर्फ उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे। ठीक है, कि मतलब आप पढ़ के ऐसा लगा जैसे हम उस जगह खुद थे, या मुझे भी अपना बचपन याद आ गया, लेकिन राइटिंग पे ही कमेंट करेंगे। और एक हम लोग टेक्निक ये इस्टेब्लिश करते हैं कि जब हम लोग कमेंट करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आपने बहुत अच्छा लिखा, हम लोग कहते हैं कि ऑथर ने बहुत अच्छा लिखा या नरेटर ने बहुत अच्छा लिखा। वो इसलिए कि एक फासला फिर होता है राइटिंग के बीच और जो लिखने वाला है उसके बीच, क्योंकि अक्सर हम अपनी बातें लिख रहे हैं लेकिन एक हम उसको प्रिवेसी देते हैं कि भाई लेखक ने बहुत अच्छा किया, तो उसमें वो चीज़ नहीं होती है कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए सो वी रेफर टू द ऑथर इन द थर्ड पर्सन। और आपके साथ फैसिलिटेटर जो कि मैं हूँ, मैं भी लिखूँगी और मैं भी शेयर करूँगी। तो अगर ये सबको ये समझ में आ गया है तो फिर मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँ। इज़ दैट ओके हफ्सा? राइट? Yes, please. ओके, तो अभी 5:47 हुआ है, सो विल बी बैक एट 5:57। ठीक है,
तो 10 मिनट्स के लिए हैप्पी राइटिंग एवरीवन। किसी ने जाना नहीं है? बहुत आसान होगा, देखिएगा। सादिया ने हमें अभी ज्वाइन किया है, साइन आउट हो गई थी। सादिया, अगर आपको पता हो तो एक एक्टिविटी मिली है, ये सामने एक्सरसाइज लिखी है कि अपने बचपन का कोई वाकया या कोई कैरेक्टर उसके बारे में लिखें। 10 मिनट्स के लिए है ये।
समीना सलाम, आप थोड़ा सा बताएंगे आप किसके रेफरेंस से आई हैं? थोड़ा अपनी इंट्रोडक्शन भी करा दें जब आप लिख कर फारिग हो जाएंगी ना तब। हफ्जा वो निकल गई। हाँ वही मैं देख रही थी, वो है नहीं है। आई एम डन। So we have about just 1 minute left. अगर सब लोग अपने अपने sentences खत्म कर लें और come back. I'm done too. Good. So I hope everyone is now finishing up. We are 5:57 now. So as you finish, what I'm going to do is Hafsa, I'll stop sharing. ठीक है? और उसके बाद क्योंकि we'll be reading our pieces, so I'm going to stop the share for now. Okay. Okay, bhai, is everyone? ठीक है, अब who's going to be the first in reading? Okay, Who would Surjeet. like to share? Surjeet. She Okay. raised her hand. Good. Thank you, Surjeet. बट Go ahead. मैं शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਹਨਾ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ कोई बात नहीं मैं चाहती हूँ ठीक है नहीं आप उसके बाद मैं देख रही हूँ कि गुलनाज has raised a hand so after this Gulnaz okay ठीक है सुरजीत आप पढ़े मैं लिखा था वैसे इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਾਂ so आपने पंजाबी पे लिखा है इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश में हाँ इंग्लिश पे ही मेरी बोले प्रोकर्नल जी लिखी हुई है जी रीड ओके ठीक है मैंने अपनी यंगर सिस्टर के बारे में लिखा है my marriage time my younger sister was in grade 6 she was very talkative our maid means like ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ maid ਲਿਖਿਆ our maid said she is supposed to be lawyer and then my father mother and my elder sister and me we looked to each other when she said that right and then my sister younger sister we looked to each other she said the younger sister said Taiji I will become lawyer okay so then like wo lawyer like वकील बन गई ठीक है तो मैंने ये रियलाइज होया कि ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ that realized me a thought convert to action ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਹਨਾ today also she called me and said we won that was also related with this like us ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣੀ
That is also related to similar the past conversation. We all were saying your husband ruining your life because of drinking habits. But she said, I have trust. He will be one day a good person. Whatever he is doing, not in his hand. Um, he has acquired his bad habits from childhood. So today his husband is charge free. Like he has date in court today. So he's charge free. The reason, like there was very big reason. So that was also my that younger sister's idea to support him. Like one thought she convert to action by supporting him. So that's my thoughts, and I write on the note. Thank you so much, Surjit. And if I may, I will say that when I was listening to the writer, I felt that the writer had a very easy conversational style. And the writer was very successful. वो बहुत सक्सेसफुल थे एक ऐसा कैरेक्टर सामने लाने में जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, एम्पथाइज कर सकते हैं, अ पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन एंड अ पर्सन हु इज़ लविंग, हु डजंट जज, जो दूसरों को थोड़ा स्पेस भी देते हैं. सो आई एम अमेज्ड. थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग सच अ लवली पीस about your sister. Thank you, Ranaji, giving me opportunity and encouraging. Thank you so much. Thank you. Would someone else like to speak to Gulnaz Surjit's piece? अच्छा. जी मैंने लिखा है अपने एक चाइल्डहुड की मेमोरी है जो अभी तक मुझे नहीं भूली. इट्स टाइटल है इसका एडवेंचर राइड टुवर्ड डेस्टिनी. I can't forget the day of my BSc final exams. It was my zoology paper and been raining all night. In the morning, there was about 3 feet water everywhere and it's still drizzling. When I can't be able to go by car, I was just going to cry. Don't miss my paper. I didn't think about anything and start going by foot. I will try a bus or any conveyance on my way because it was not that far. It was a 10-minute drive by car. I was going toward the bus stop in 3 feet of water. When I reached there I found no any bus and van there. I didn't wait. I didn't stop to wait and waste my time there, and I keep on walking. Suddenly, I heard a shout, "Kul, kul," behind me. I stopped and looked behind, found one of my class fellow was standing on a bull cart along with other 4 girls in uniform. She said, "Come on, get on it. Don't waste your time." I was so excited and jumped on the bull cart. And it was an adventure to ride on a bull cart, and we enjoy our journey toward our destiny on that. Wow, that's amazing. That's really good, Gulnaz. This was, जो मैंने पहले कहा था कि एक शॉर्ट स्टोरी, एक शुरुआत होती है, एक मिडिल होता है, एक एंड होता है. So this was like a mini short story. कि we know that the author wants to go to some place to give the exams and it is raining. एक प्रॉब्लम आ गई आपके सामने कि मैं कैसे जाऊँ, बस से जाऊँ या किस तरह से पहुँचेंगे, देर ना हो जाए, मुझे एग्ज़ाम देना है. और फिर जो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है कि क्लासमेट आता है, वो आपको राइट दे देता है एंड देन आई रीच द प्लेस. सो दिस वाज रियली वेल रिटन. और ख़ास तौर से मुझे जो अच्छा लगा पानी का जो डिस्क्रिप्शन था, that it was, I can feel the water, पानी, it was drizzling. तो ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है. Very good descriptive writing, I would say. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Okay, thank you. So who's going next? Come on, Vidya. Yes. उसके बाद मोहिनी. Yes. Yes. ये वाले ऑथर ने इतना अच्छा लिखा था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अब अब तक टू तो फॉलो सब हर, लोग जबरदस्त राइटर्स हैं. स्टार्टिंग से तो फिर Vidya is behind my this writing. नहीं, इट्स हर टैलेंट. तो मैंने बस कोशिश की है. मैंने लिखा है अबाउट द कैरेक्टर एंड इट इज मेरी नानी के बारे में लिखा है. जब कैरेक्टर की बात की गई जो मेमोरेबल है तो दिल और जहन में पूरी तरह से बस गए वो मेरी नानी है. तो मेरी नानी के बारे में मैंने लिखा है. आई एम श्योर सबके लिए अपनी नानी फेवरेट होगी, तो मेरी भी है. तो मैंने हिंदी में लिखा है. तो मैं पढ़ती हूँ कि मेरी नानी खुशियों का खजाना थी, प्यार का समंदर थी. उसके वो सफेद बाल चांदी से भी ज्यादा चमकते थे. उसमें भी वो कितनी सुंदर लगती थी. उसकी प्यारी सी मुस्कान दिल को कितनी ठंडक सी देती थी. उसका प्यार से मेरी बालों को संवारना, धीरे से सहलाना कितना सुकून देता था. उसकी डांट में भी कितना प्यार छुपा हुआ था. पता नहीं इतना प्यार वो कहाँ से ले आती थी. चाहे 100 प्रॉब्लम हो, पर जब भी मैं उसकी गोद में आकर सर रख के सो जाती थी, जन्नत सी फीलिंग आती थी. कितना सुकून था उसकी बाहों में, उसकी गोद में. मैं तो बिल्कुल बच्ची बन जाती थी और वो भी मेरे सारे लाड़ पूरी करती थी. जिंदगी में उसने भी बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, पर कभी डरी नहीं, घबराई नहीं, हिम्मत से काम लिया. काश मैं भी उसके जैसे बन जाऊं. 90 की उम्र में भी 90 इयर्स 90 मीन्स 90 इयर्स की उम्र में भी सुबह 5 बजे उठती थी, सारे काम टाइम से करती थी, डिसिप्लिन से रहती थी. कितना कुछ सीखने जैसा है उससे. मैं भी उस जैसी बन जाऊं. नानी तो सबकी होती बड़ी प्यारी होती है, पर मेरी नानी मेरे लिए भगवान की दी हुई देन है. My true God gift, so blessed to have her, couldn't thank God enough for that. वाह वाह भाई, बिल्कुल दिल छू लिया. सच कहा विद्या, सच में आपने सही कहा था शुरू में कि भाई सबके नानी नाना सबको बहुत अजीज होते हैं, लेकिन आपने जो अपनी नानी की तस्वीर खींची है वो बहुत, जिसको एक हिंदी का लफ्ज़ होता है मार्मिक, वो बहुत ज़्यादा दिल को छू गई. ख़ास तौर से जो आपने डिस्क्रिप्शन किया प्यार का समंदर और चांदनी से भी ज़्यादा चमकना उनके बालों का, और उनकी मुस्कान से जो ठंडक आपको दिल को मिलती थी, और उनकी डांट पे भी प्यार होता था. इन सब से एक ऐसा कैरेक्टर सामने आता है जो बिल्कुल हम लोग समझ सकते हैं कि यस, आई थिंक एट वन टाइम all of us have known a character like this who's just so full of love, you know. और ये जो आपने जो वर्ड्स यूज़ किए कि जैसे लगता था कि जन्नत, तो ये हम सबको ये एहसास आपकी राइटिंग के थ्रू, आपकी नहीं ऑथर की राइटिंग के थ्रू बहुत समझ में आता है कि हम सबके लिए हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कितने, दे आर द एपिटमी ऑफ लव, दे सिंबलाइज लव. और ऐसा प्यार जो कभी क्वेश्चन नहीं करता है. आपको पता है कि आपकी जो भी मुश्किल है, कुछ भी है, हम जाएंगे नानी के गोदी में सर रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे. तो ये बहुत ही अच्छा नक्शा आपने खींचा है. थैंक यू फॉर इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. लवली. थैंक यू. और उसको आई वुड एनकरेज यू कि ये जो आपने लिखा है इसको और अगर आप पढ़ाएं, क्योंकि यू नो उसमें कि वो उनकी बचपन के बारे में, वो कहाँ की थी, कितने भाई बहन थे. सो ट्राई टू डेवलप हर इनटू अ पर्सन आल्सो. तो आप देखेंगे आपके लिए भी बहुत इसमें एंजॉयमेंट होगा, बहुत अच्छा लगेगा. जरूर. थैंक यू. थैंक यू. ओके, अब आपकी बारी है मोहिनी जी. मोहिनी आप म्यूट पे हैं. जी. मैं बताने जा रही हूँ कि मेरी बारी सबसे निराली है, मेरी बातें भी सबसे निराली हैं. ओके. लिखने को तो बहुत कुछ है, मगर छोटी सी कहानी लिखने लगी हूँ कि आई वॉज द ओनली डॉटर इन द भवसीन फैमिली. मेरे फादर, मेरे चाचा, मेरे ताऊ
उनके सबके लड़के थे, एक मैं ही लड़की थी अपने फादर की। तो ताऊ जो थे उनके लड़के भी मेरे कजन से थे। जब रखड़ी, राखी, टिका, भैया दूज आती थी तो ये हमारी बेटी है, आज हमारे घर ही रहेगी। चाचा के भी 2 बेटे थे, ये हमारी बेटी है, इधर रहेगी आज, ये राखी है। फादर के भी 2 बेटे थे मेरे भाई, तो वो घर में चाहते थे कि मैं उधर रहूं क्योंकि मैं इस बाप की बेटी हूँ। तो बड़ा एक तरह का झगड़ा सा होता था कि एक बेटी है तो किसके घर रहे। तो दादा की भी कोई लड़की नहीं थी, मैंने हमारे फादर की कोई बहन नहीं थी। तो आई वॉज बहुत लाडली, हर एक के पास लाड ही लाड मिला। तो मैंने देखा नहीं कोई दुख ऐसा। सभी के पास जाओ सभी प्यार से बोलते थे। ताऊ जी भी, चाचा चाची, ताया ताई और पापा मामा, तो उन्होंने तो प्यार करना ही है, उन्होंने तो जन्म दिया है। तो दादाजी की भी तो कोई बेटी नहीं थी। तो आई वॉज सो मच लव्ड। उसके बाद जब 47 में जब ये लड़ाइयाँ हुई तो हम सब बिखर गए। पता नहीं चाचा कहाँ गए, पता नहीं ताऊ कहाँ गए, जिंदा है या नहीं है मालूम नहीं। तो कहानी इधर खत्म हो जाती है कि मैं एक बेटी जो थी वो अपने फादर और मदर की ही रही। चाचा और ताऊ मालूम ही नहीं कि कहाँ है आज तक। समथिंग मस्ट हैव हैपेंड। तो सब बिछड़ गए। बस यही मेरा है कि फिर हम इधर अपना दिल्ली में आ गए और पढ़ाई लिखाई शुरू की। तो हर एक तरह से अच्छे स्कूल में पढ़े, म्यूजिकल डांसेस किए, ड्रामे किए। फादर ने कहा कि लड़का बन के सारा जाओ पढ़ो, जैसे भी है, ये मत सोचो कि तुम लड़की हो। सो आई वॉज गिवन दैट काइंड ऑफ you can go but stay in yourself, out of the way नहीं जाना क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। बस यही है मेरी कहानी, खास कहानी जो है। हाँ, और जब इसी बीच में देन आफ्टर दैट शादी हो के बाद हम कनाडा आए तो वहाँ मुझे कई अप्स एंड डाउन्स आई। तो मैंने भजन लिखने शुरू किए। जब मुझे दुख होता था आई स्टार्टेड राइटिंग भजन, रिलीजियस भजन। वो मंदिरों में, हॉस्पिटल्स में गा गा के फंड रेजिंग करके उनको दे के आती थी। दैट वाज माय पैशन टू डू इट। अभी भी आप सुन सकते हैं इस पर साउंड क्लाउड, मोहिनी खोसला को अगर लगाएं तो यू कैन लिसन फॉर 3 hours. I write the bhajans and I sing it myself. जरूर, थैंक यू मोहिनी। जिस तरह से यहाँ पे मुझे लगा, यू नो, इट टच्ड अ स्पॉट डीप इन माय हार्ट, क्योंकि जो शुरुआत की थी कि लिखने को बहुत कुछ है। सो दिस इज अ लवली लाइन, यू नो। इससे पता चलता है कि भाई आगे अब जो आ रहा है, इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट फोटो ऑफ सो मैनी थिंग्स, सो मैनी मेमोरीज। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग शुरुआत है। लिखने को तो बहुत कुछ है। और ये जो नक्शा सामने खींचा राइटर ने कि अकेली लड़की, फैमिली में अगर आप अकेली लड़की हो तो बड़ी लाड़ होती है, सब आपको पूछते हैं। और ख़ास तौर से जैसे भैया दूज पे तो हर जगह आपकी पुकार होती है, सब चाहते हैं। तो वो पिक्चर एकदम सामने आई, मतलब ये लिखने का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और एक सीरियसनेस भी थी, एक ट्रैजिक नोट भी था इस कहानी में, वो था 47 का जिक्र। क्योंकि 1947 में बंटवारे से कितने हरे भरे ख़ानदान जुदा हो गए, उसकी ह्यूमन कॉस्ट अभी तक हम लोग काउंट कर रहे हैं, वो गिनती अभी ख़त्म नहीं हुई है। कितने परिवार इधर से उधर चले गए। जैसे हमारे दादा के 2 भाई थे, तो दादा ने कहा मैं यहीं रहूँगा, दादा के बड़े भाई ने कहा मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा, तो वो वहाँ चले गए। उसके बाद हम लोग का उनसे कोई नाता नहीं रहा। तो इस तरह से पूरा एक ख़ानदान है जो हम लोग को पता ही नहीं कि भाई उस ब्रांच में कितने कितने लोग हैं। अब जाके थोड़ा बहुत पता चला। तो ये जो राइटर ने ये जो लिखा जिसमें 47 का जिक्र किया, तो उसी के बारे में बहुत कुछ हम लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन ये जुदा होने का जो गम है, ये छोटे से लिखावट में भी सामने आया उभर के। तो उसके लिए राइटर को बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड थैंक यू मोहिनी फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक
जी मैं शेयर करूं? बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। जी मैंने एक छोटी सी स्टोरी, मतलब छोटी सी स्टोरी क्या है, एक इंसिडेंट अपना जो बचपन की याद है उसको लिखा है। मैं पंजाबी च ही बोलांगी। मेरी मेरी छोटी सी स्टोरी है गर्मी ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ, ਬੱਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਪਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭੜੋਲੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਾਤ 'ਚ ਚਾਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਖਣ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਡੌਣੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੜੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੌਂਗੇ। ਨੀਂਦ ਤਦ ਖੁੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਆਂਗਣ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕਮਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਕਮਰੇ ਸੀ, ਟੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਘੁੱਗੂਆਂ ਦੀ ਗੁਟਰਗੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। वाह वाह, हम तो सब उसी में, मैं तो अभी भी उसी सभा में बंधी हुई हूँ भाई। वाह, मुबारक हो, बहुत क्या गर्मी। हालांकि मैं पंजाबी नहीं बोलती लेकिन मैं बहुत अच्छे से मैंने फॉलो किया राइटर को। और क्या नक्शा जो बेहतरीन, मतलब जो समर। रिंतु जी आपने तो बाहर स्नो पा रही है, गर्मी लगा दी है। जैसे देखिए बस का जो सफर होता है, मेरे ख्याल से सभी ने, हम लोग में से शायद Exactly. बस का सफर किया, तो उसपे जो गाने बज रहे होते हैं, फिर जो मजा जी। होता है वो खट्टी मट्ठी गोलियां खाना, मतलब उसका अलग ही मजा होता है। Selection of the टिक्कियां, words. पकोड़े, you know, दाल, या चने की हाँ दाल। चने की दाल प्याज कंडक्टर का वाली। सवाल पूछना और फिर घर पहुंच के जो खाना होता है, क्या उसका मजा होता है, क्या लज्जत होती है उस खाने की। और फिर Zabardast चारपाई पे selection of words. ब्यूटीफुल रात में कहानियां सुनना, मतलब बिल्कुल जैसे लग रहा था ये पिक्चर, मतलब हम वही हैं, उस वक्त हम बैठ के मामा मामी के साथ सुन रहे हैं। और आंगन और कमरा और छत का जो वर्णन था, वाह, मतलब बहुत अच्छा लगा। वेरी स्ट्रॉन्ग राइटिंग। इतना मजा आ रहा है कि बहुत जिसने जो शेयर किया, सरजीत जी ने छोटी बहन का किया, मैंने तो लिखा ही बड़ी बहन के बारे में, गुलनाज ने पानी का किया, तो फटाफट हम मुझे भी क्लिक किया कि हम बहुत छोटे थे जब, याद है, मैं तो मुझे इतना, मैं घर में सबसे छोटी थी। लाहौर में स्नो स्टॉर्म आया था, पता है, ओले पड़े थे गुल, याद है? पता नहीं, हम लोग छोटे थे तो वो छतों से उठा के भाई घर लेकर आए। देखे नहीं। लेकिन राना जी मैं वैसे नहीं लिखती, लेकिन मैं डायरी में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ती थी तो कभी कभी किसी टीचर से कुछ मनमुटाव, मतलब मन में गुस्सा आ जाना या किसी फ्रेंड ने कोई हर्ट कर देना, तो मैं अपनी डायरी में कुछ ना कुछ ऐसे ही लिखती रहती, लेकिन मैंने लिखा कभी नहीं। लेकिन आज आपका इनिशिएटिव लेके ना मैंने ऐसी स्टोरी बनाई है। और तुझे मेरे कमाल है, लिए कमाल। एज अ फैसिलिटेटर मुझे सबसे ये जो इतनी खूबसूरत राइटिंग आती है, लोग जो शेयर करते हैं, मुझे ये सबसे स्ट्रांग पार्ट लगता है। मतलब वाकई में, जैसे कि विद्या ने कमेंट में लिखा है कि मैं तो ननिहाल जैसे पहुंच गई,
बहुत मतलब बिल्कुल मैं भी बचपन की यादों में खो गई। मैं भी अपनी नानी के यहाँ जाती थी तो ऐसे ही छत था, उस पे हम लोग पानी डालते थे, फिर चारपाई लगाते थे और फिर कहानियां किस्से होते थे। तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन रहा और आई थैंक यू होप सो कि मच। आप इसको जारी रखेंगे। आप प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक ठीक यू है, राणा जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, इनिशिएटिव है। मैं शुक्रिया। राणा जी, एक सेकंड में बोल सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल राइटर ने बिल्कुल इतना बिल्कुल। अच्छा लिखा है ना कि आई थिंक हम सारे के सारे बचपन में चले गए, सारे के सारे बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे और सारे वो यादों में खो गए थे। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। जो शाम है ना बड़ी सुहानी कर दी राइटर साहिबा। बहुत बहुत राइटर का तो भाई जवाब नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरा और कोई कौन शेयर कर रहा है अपनी कहानी भाई? कोई क्योंकि मैं कर ले टाइम तो भी अच्छी देख बात रही है, हूँ। नहीं तो मैं करूं। हाँ बिल्कुल कर ले अगर आप। प्लीज कोई और है तो पहले शुरू कर सकता है। नहीं क्योंकि मैं टाइम भी देख रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोग का ज्यादा टाइम लूँ, ओके। बट इसमें मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सच। हफ्सा आप सुनाओ। मेरा मेरा हफ्सा मेरा आप। जो है ना नुआन, एक्चुअली ये मेरी फीलिंग्स हैं। हम्म, जब मैं ग्रेड 2 में थी, हम्म, बड़ी बाजी के बारे में, जब मैं ग्रेड 2 में थी तो मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई। तो उनके वलीमे के दिन मैंने कहा मैंने उनके साथ ही जाना है। तो घर वालों ने समझाया बुझाया, रोका, ठीक है, वो चली गई। तो मैं कितने महीने अंदर से उदास रही, ऐसा कि कुछ अच्छा नहीं लगता था, घर सूना सूना लगता था। सबसे बड़ी बात, वो फीलिंग किसी को कह भी नहीं पाई। आज भी जब याद करती हूँ कि तो बड़ी अजीब बात लगती है कि मैंने किसी से शेयर क्यों नहीं की। तो वो इवन के स्कूल से जब घर भी आ जाती तो दिल नहीं लगता था, या स्कूल से घर आते हुए भी घर आने को दिल नहीं करता कि वहां तो बाजी नहीं होंगी। तो बस ये वो फीलिंग्स हैं, एक वो सराउंडिंग, घर के इर्द गिर्द वो माहौल, बहुत ही अपना ही घर मुझे अजनबी लगना शुरू हो गया था। उसकी बड़ी बाजी ने मुझे बहुत प्यार से रखा। मेरे जितना भी मेरे कपड़े पहनना ओढ़ना सारा कुछ उन्होंने किया था। तो आज तक मुझे ना, आज भी मैं याद करती हूँ तो वो मैं सोचती हूँ कि मैंने वो कहा क्यों नहीं किसी से कि मैं अंदर से बड़ी डिस्टर्ब हूँ या क्या है। तो वो फीलिंग आज भी सोच के वो उस दिन में मैं पहुंच जाती हूँ कि इवन हम मोहल्ले में या कहीं भी जाना रौनक भी होती थी, ता भी उस वक्त भी अंदर से ना कुछ खाली खालीपन महसूस होता था। ब्यूटीफुल दैट्स इट। ब्यूटीफुल हफ्सा, इट इज सच ट्रू डिपिक्शन। जो क्योंकि हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं तो वो हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, दे आर नॉट जस्ट आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर। और यहाँ तो आपका काफ़ी एज का गैप भी था, आप सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, उनकी बाजी की शादी हो गई। तो वो जो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था ऑथर का, जो पेन फील करते हैं जब हमारे सिबलिंग चले जाते हैं और बिछड़ जाते हैं, इतना जो लिखा है ये एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपना ही घर अजनबी लगने लगा। तो वाकई ये फीलिंग होती है कि घर वही है लेकिन जिससे बहुत प्यार है वो चला गया है, तो फिर सब सूना सूना सा लगता है, राइट। और इसमें एक सोचने वाली बात भी ये थी कि ये फीलिंग क्यों नहीं शेयर की। तो मैं इनकरेज करूँगी राइटर को कि इसके बारे में सोचें कि क्या ऐसा था जो ये फीलिंग, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी जो अभी तक लगता है राइटर के दिल में है, राइट। तो ये क्यों नहीं शेयर की, कि क्या वजह थी, कि अगर कहेंगे तो लोग और परेशान होंगे, या ये दुख दर्द मेरा अपना है। क्योंकि बचपन में जो चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत अफेक्ट करती हैं, दे शेप आवर पर्सनैलिटीज ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी गुड। आप अगर आप कभी भी थेरेपी में किसी में भी जाए तो लोग हमेशा आपसे पूछेंगे आप अपने बचपन के बारे में बताइए, क्योंकि उससे फिर उनको आपके बारे में पता चलेगा, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसे रिएक्ट होते हैं, आप किन लोगों को अट्रैक्ट होते हैं, आप किन लोगों को हेट करते हैं, वो सब हमारे बचपन से जुड़ा होता है। तो ये मुझे बड़ा एक अच्छा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी लगा। और अगेन हियर ऑल्सो आई विल एनकरेज कि आप लिखें उनके बारे में, और अगर आई होप कि आपकी बहन है तो आप उनको ये बताएं, क्योंकि इस वक्त ये मेमोरी शेयर करना वो बहुत उनके लिए भी अच्छा रहेगा। या श्योर। थैंक यू सो मच हफ्सा, थैंक यू।
थैंक यू। और कोई एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? अमरजीत। जी मैं शेयर करने वाली जी हूँ। अमरजीत प्लीज। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਪਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਏ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਆਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ 2-4 ਜੜ ਕੇ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੌਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਾਹਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਰੜਕ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ 2017 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਪਲਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਪਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਲਾਈਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਲੜਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਜੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਬਟ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ,
ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ MA ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਪਪਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਵੇਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਟਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁੱਟੇਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰੱਬਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਬਸੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू जी। थैंक यू अमरजीत, ये दुआ तो मेरे ख्याल से हम सब करेंगे, राइट। और आपने ये चीज़ बहुत शेयर की, और ये मतलब पूरा ज़िंदगी का सार जिसको कहते हैं, ज़िंदगी का फिलॉसफी ये थी कि हर सुख दुख भी होता है, उतार चढ़ाव भी होते हैं, धूप छाँव भी होती है। और ये लिखावट में जो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगता है कि आप मतलब ये राइटर काफ़ी अच्छे से ये लिखते हैं कि इसमें एक लय थी, और इसकी शुरुआत जैसे एक हुई कि भाई स्कूल का एक कैरेक्टर है, और इसमें जो मुझे ये चीज़ एज अ राइटर बहुत पसंद आई कि इसमें हम क्या दूसरे कैरेक्टर के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लिखने वाला है उसके बारे में भी हमें पता चलता जा रहा है कि वो किस टाइप के हैं, उसकी क्या पर्सनालिटी है। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है कि हम किसी के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन हम अपने बारे में भी रीडर को बताते चल रहे हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल थी लिखावट की। और इसमें पूरी एक कहानी का एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, फिर कैसे सोशल मीडिया का रोल इसमें आया, कैसे फिर कांटेक्ट हुआ, और फिर कैसे वो बचपन की जो दोस्ती थी फिर अभी में तब्दील हो गई। वेरी स्ट्रॉन्ग राइटिंग। जी राणा जी, मेरी एक्चुअली शुरुआत बीइंग ए स्टोरी राइटर हुई थी। मेरे फादर बहुत वेल नोन राइटर हैं, सरदार करतार सिंह पंछी। विरासत में आपको भी मिला है लगता है अमरजीत जी। मैं वो जी कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, जैसे मैं कुछ गजल या कविता लिखती हूँ ना, मैं अपने पापा को बोलती थी कि मेरा भी मन करता है कि आपकी तरह मैं लिखूं। पापा बोलते थे कि अभी टाइम आएगा, अभी टाइम नहीं है, जिंदगी में बहुत बेटा एक्सपीरियंस होने हैं, जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होएंगे वैसे वैसे राइटिंग है ना वो निखरती है, वो डीप होगी। बिल्कुल सही, वो डीप होगी, राइट।
जी बहुत बहुत सही कहा आपने, और जी मेरे ख्याल से ये वक्त है yes, आप लिखें। जी आई एम हफ्सा, रियली थैंक यू टू माय फादर एंड माय मदर कि उनका बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू जी। थैंक यू। हफ्सा, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं इनका टाइम जो अमरजीत ने लिखा, मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहूंगी, बल्कि सब ने जो भी लिखा, ये बात तो साबित हो गई है कि हम सारे राइटर बन सकते हैं। बस कि उसका प्रूफ ये होता है कि जो राइटर हमें बयान कर रहा है और हम सुन रहे हैं या हम रीड कर रहे होते हैं, तो हम उस फीलिंग में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। स्टार्ट में ये कर रही थी, इतना हमें हंसी आ रही थी, कर रहा था सारा कुछ, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो वो हंसी भी हमारी संजीदगी में बदल गई। दिस इज द प्रूफ ऑफ द गुड राइटर के हम लोग वो एंजॉय कर रहे हैं, वो फीलिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और थैंक यू हफ्सा जी। जैसे कि हमने कहा कि ये राइटिंग में ये चीज़ होती है कि किसी की लिखावट है, जैसे आपने इतना अच्छा लिखा, सबने बहुत अपने अपना जो शेयर किया, लगा हम सबको कि हम सबकी एक्सपीरियंस है। ये जो कहते हैं ना, राइटिंग का जादू होता है कि किसी की भी राइटिंग अगर वो दिल से है तो वो पढ़ने वाले को या सुनने वाले को लगता है ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, राइट? तो ये एक ख़ास बात होती है। तो मैं अब इधर थोड़ा टाइम की तरफ देख रही हूँ, इट्स पास्ट आवर टाइम। तो हफ्सा, अगर इजाज़त है तो मैं इसको सम अप कर लूँ। मैं अपना फिर नहीं पढ़ूंगी, मैं अगली बार अगर हुआ तो मैं पढ़ूंगी। इस वक्त मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा कि आप सबका सुनना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगर सारों को सारे एग्री हैं तो ठीक है, अगर सब जो लोग रह गए हैं अगर 2 मिनट में अगर सुना दे 10 मिनट के लिए, तो फिर हम सम अप कर दें। अगर 15 मिनट और सब एग्री हैं, अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुना सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो भी लोग लिखा हमारे है। 2-3 लोग ही रह गए हैं, तो अगर वो भी सुना दे और आप भी सुना दे तो सिर्फ सुनाई दे, हम लोग कमेंट्स नहीं करते। हाँ, हम लोग ताली बजा कमेंट्स नहीं देंगे। करेंगे, ठीक है। जी जी हफ्सा, मेरी नेक्स्ट मीटिंग है 10 मिनट में स्टे कर सकती हूँ। मेरी 7 बजे नेक्स्ट मीटिंग है, मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, राइट? जी जी ठीक है। ओके या मैं बीच में चली जाऊंगी, प्लीज अभी सुनाओ जिसने भी सुनाना है, प्लीज। ठीक है। अच्छा, तो अब जो रह गया प्लीज आप सुना दें, हम लोग कमेंट्स इतना नहीं करेंगे। आपने भी राणा जी प्लीज, आपने भी सुनाना। ठीक, मैं तो तैयार हूँ। और कोई रितु बरिंदर जी का अगर थोड़ा सा मसला हल हो गया तो वो भी सुना दें। निर्मल फरा जी प्लीज। मैं थोड़ी सी सुना दे। सॉरी, आप चलें, आप करें। अच्छा जी निर्मल। हेलो हेलो, कौन सुना रहा है? निर्मल। हाँ जी, मैंने अभी तो नहीं लिखा, पहले का लिखा हुआ है। जैसे निर्मल जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें बताइए अपना, आप कैसे ज्वाइन किया, किसके थ्रू आई हैं आप? हमें बिल्कुल मालूम नहीं। मैं मिसी उज़मा और लीना वर्मा हूँ। ओके, हाँ जी, ठीक है, प्लीज बताइए निर्मल। तो मैं ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है कि जैसे जिस घर में ड्रिंक करके आदमी आता है तो उसकी वजह से घर में क्या हालात चेंज होते हैं। बच्चे स्कूल टाइम पे नहीं जा पाते, बस मिस हो जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। जी प्लीज। तो मेरा तो खैर लंबा है, मैं एक ही पेज पढ़ूंगी। हाँ ठीक है। तो मेरा टॉपिक है कि जंग अभी जारी है। सभी सो रहे हैं और मैं लंगड़ाती हुई एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रही हूँ। खून से लथपथ मेरा दाहिना पाँव मेरे दर्द के निशान छोड़ रहा है। मेरी आत्मा भी जख्मी है। पूरे घर में सन्नाटा है, सामान का बिखरापन और इधर उधर टूटा हुआ सामान अभी कुछ देर पहले हंगामे की कहानी कह रहा है। घर की बेतरतीबी, ये टूट फूट, ये बिखरापन मेरे अंदर की, मेरे दिलो दिमाग की कहानी कह रहा है। और मैं अंदर ही अंदर हमेशा की तरह अपने पापा जी को कोस रही हूँ, जिन्होंने मेरी शादी करने से पहले इनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की। लड़खड़ाती हुई मैं एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंची। अंदर से दरवाजा बंद है। मैं कान लगाकर इनकी अपने पति से सांस लेने की आवाज सुनने की कोशिश कर रही हूँ। ज्यादा शराब पीने से कहीं कुछ हो तो नहीं गया, ये सब भूल कर कि अभी कुछ देर पहले इन्होंने मुझे और मेरे बच्चों के को कितनी गंदी बातें कही हैं। मैं ऐसे परिवार से जहाँ प्लीज मैं और नहीं पढ़ पा रही।
सॉरी। हेलो हेलो निर्मल, थैंक यू। मैं और नहीं पढ़ पा रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल निर्मल, आपने बिल्कुल, आपकी पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी राइटर को कि उन्होंने ये कहानी हमारे साथ शेयर की, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे इश्यूज जो होते हैं वो सबके सामने कहने में या लिखने में बहुत मुश्किल होते हैं, उसको शेयर करना उसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है। तो राइटर की मैं यहाँ पे हिम्मत की दाद देती हूँ, और बहुत दिल से लिखा है, क्योंकि ये एक ऐसा मेरे लिए ऐसा टॉपिक है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, उसका नाम है टोरंटो राइटर्स कलेक्टिव। तो उसमें हम जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम लोग ऐसे ही टॉपिक्स ज़्यादातर डिस्कस करते हैं जिनके साथ बहुत बहुत जो एडिक्शन है या अल्कोहलिज्म है, इस तरह के मसलों से गुजरते हैं, जिनको खुद से ये फीलिंग होती है। तो इसलिए मुझे और बहुत इतना ऑनेस्टली लिखा है कि दिल को छू जाता है कि जो अगर कोई चीज़ हमारे सर पे कोई बांध दे और जिसमें हमारी कोई गलती ना हो, तो आदमी को कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। कि जहाँ जो राइटर ने लिखा है कि मैंने कितनी बार कोसा कि भाई देखभाल के क्यों नहीं शादी की, क्योंकि हमारी तो गलती नहीं है कि हमको ऐसी जगह फिर हम आ गए जहाँ हम इस जो कहा ना, कहानी का जो टाइटल है जंग अभी जारी है, वाकई में ये एक जंग होती है, और जिसमें हम बिल्कुल निहत्ते होते हैं शुरू में कि समझ में नहीं आता कि इस जंग से कैसे लड़े। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल शेयर करने का, और मैं आखिर में अपना कांटेक्ट दूंगी, अगर जिसको भी इंटरेस्ट हो वो मेरे साथ दे कैन कम्युनिकेट, अगर कुछ और राइटिंग क्लब्स इस तरह के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो। थैंक यू सो मच निर्मल। थैंक यू। थैंक यू। और फरा, वुड यू लाइक टू शेयर? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी, आपकी बातों से मुझे भी अपना बचपना याद आ गया जो मेरे ननियाल में ज़्यादातर गुजरा था, मेरे और मेरे बड़े भाई का। तो मुझे याद है वहाँ के दरख्त, उनकी हवेली टू सिंगल लेवल, ओके, इतनी बड़ी, हर बेडरूम के साथ सेम था अलग, ऑल प्राइवेसी वो सेम विद लिटिल लिटिल होल्स। फिर वहाँ के फ्रूट, फल, अंजीरें, शतूत जो मैं और मेरा ब्रदर उसके ऊपर दरख्त के चढ़ जाते थे बैठ के खाने चंगी तरह। ओके, फिर अंदर वाले आने ते मेरी खाला ने ना उन्हों का मिल्क शेक बना के सन देना। फिर जामनुआ का दरख्त, मेरा भरा छोटा जिहा सी, उदों 10 साल का, उन्हें उत्ते चढ़ जाना नौकरां नाल, मैं नीचे चादर लैके खड़ी हाँ मेरी छोटी भैन नाल, उत्तों दी सारे जामनू डिगने कि लड़कियां नहीं चढ़दियां। तो फिर मेरे मामू ने ਜਿਹੜੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੰਦਲ ਦਾ ਬੂੜਾ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਲੈਂਟਨ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਟ ਵਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਚਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਲਈ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਫਰਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦ ਹੈਨ ਐਂਡ ਚਿਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਂਜੋਏ ਕਰਨ। ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਈਦਰ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਰੀ them on with the next generations to come, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। That's it. Thanks. Absolutely. Thank you, Farah. Beautifully said, beautifully expressed. This is the experience of, I think, all of us regarding what we think about a childhood. Beautiful, lovely, very well expressed. It had, especially I loved the bit about the fruit trees, and the description. And fruit. My Nana Jan used to order fruit trees South Africa to. Wow. Plants on this in South Africa to, you name it, and he had that fruit in his garden. Thank you. Yeah, beautiful. Because in my piece also I've written a little bit about the trees that we had, so it was very, very nostalgic. Thank you for sharing. Thank you. Thank you. So Hafsa, is there anyone left before I just quickly share and then we can wind up? Let me ask Brinder ji, are you okay or we should move on? Okay, Rana ji, please आप शेयर कीजिए। ठीक है, so मैं जल्दी से अपना पीस पढ़ के and then we will just do the summing up. ठीक है। I grew up, मैंने इंग्लिश में लिखा है, I grew up in Banaras in a lovely old house full of many family members.
We had a big courtyard or an angan and land all around full of majestic neem trees. We also had mangoes and guava tree and a tamarind tree as well. We grew a lot of vegetables also in the land. There can be nothing more fresh than a cucumber, a small kakdi. And I remember being fascinated with the small hills of potatoes that we grew. It was so much fun cutting the lal saag and then having it lunch, or plucking beans that were known as same from the vines in our angan. But my most vivid memory of childhood is of playing outdoors, especially in the hot summer months. Altogether, we were about 8 children in the house, and we had such fun playing various games like Kho, I Spy, Seven Stones, or Piddu as we used to call it in Banaras, Gulli Danda, flying kites, and badminton, and even one game that I remember we called Vish Amrit. I don't know if any of you remember that game. If it was too hot, we stayed inside and played Ludo and Chinese checkers, or Antakshari, or put up small plays, or said dialogues from films. Today, when I look back, I think it was a magical childhood. One always faces problems in life, but a happy childhood and its memories can be a big blessing and solace for us. Thank you. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you. मैं तनवीर जी से पूछना चाहूंगी, इन्होंने नहीं सुनाया, अगर उन्होंने कुछ बिल्कुल। लिखा है तो शेयर कर दें। आई एम सॉरी तनवीर जी, मैं भूल गई। तनवीर जी तो नजर नहीं आ रही मुझे। नहीं, विद्या थैंक यू, इट्स उन्होंने लॉक इन की कैमरा हम ऑन लोग किया उसको हुआ है। विषामृत कहते हैं। जबरदस्त राना जी, बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग, So बहुत I will अच्छा था। just share the screen and कहाँ गया? So ये मेरा summing up है। So एक अमेरिकन ऑथर है माया एंजेलो, उन्होंने ये कहा कि there is no greater agony than bearing an untold story inside you. इससे ज़्यादा तकलीफ बात नहीं हो सकती अगर आपके अंदर एक अनकही कहानी है। तो ये हमारा एक तरह से फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे अंदर कहानी है उसको हम बाहर लाएं, उसको हम लिखें। और इसीलिए राइटिंग कैन बी वन ऑफ द रिचेस्ट मोस्ट फुलफिलिंग गिफ्ट्स टू आवरसेल्व्स। ये हमारे लिए तोहफा होता है। जैसे कि हफ्सा, मुझे आपका याद है कि बड़ी बहन का जो जुदाई का गम आज तक है, तो वो अगर हम उसको एक्सप्लोर करें, या अपने नानी के बारे में जैसे कि लिखा था तो उसके तो वो एक हमारे लिए एक तोहफा होता है खुद के लिए। और जब हम लिखते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज़ को लिखते हैं, अपने अंदर की बीइंग जो होती है उससे। वक्त आता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, शक्ल ऐसी हो जाती है, लेकिन जो हमारी अंदर की आवाज़ वो एक होती है, उससे हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है। और सबसे अच्छी बात होती है राइटिंग के लिए कि इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कागज़ कलम चाहिए। लेकिन अगर आप लैपटॉप पे लिखना चाहें, टैबलेट पे लिखना चाहें, वो आप लिख लें। और वक्त चाहिए, छोटा सा स्पेस, अपना बिस्तर भी काफ़ी है, उसमें बैठ के भी आप लिख सकते हैं। और हम में से जो चाहता है कि उसको हम सीरियसली लें, आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑथर, तो आजकल सेल्फ पब्लिकेशन से ये बहुत मुमकिन हो गया। आपकी लोकल लाइब्रेरी में भी फैसिलिटी है जहाँ आप अपनी किताब जाके पब्लिश कर सकती हैं एट अ लिटिल कॉस्ट। तो ये है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू शेयर्ड योर राइटिंग, सो थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा ईमेल है rana.fk@hotmail.com। अगर आप कभी भी कोई लिखने से मुताल्लिक कोई भी क्वेरी हो तो मैं हाजिर हूँ। हफ्सा आपके लिए भी हमेशा हाजिर हूँ, तो प्लीज़ करिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत जो कहते हैं आई फील प्रिविलेज्ड कि आपकी कहानियाँ मैंने सुनी और आप सबके साथ एक बड़ा अच्छा वक्त